नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो दशकों तक चली, एक स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रीयवादी आंदोलन की। और पता है इसकी सारी जानकारी कहाँ से आ रही है? सीधे इन सोर्स नोट्स से, एक एक डिटेल। और मजेदार बात यह है कि सब कुछ मतलब हर एक फैक्ट, हर एक तारीख इन्हीं नोट से निकल कर आया है। तो चलिए साथ मिलकर इन पन्नों में जो कहानी छिपी है उसे जरा गहराई से डिटेल्स में समझते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि आखिर दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा इलाका एक इतनी बड़ी यूरोपियन सुपर पावर को हराने में कामयाब कैसे हो गया? सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। अच्छा, तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बात किस जगह की कर रहे हैं। ये फ्रेंच इंडो चाइना आखिर था क्या? तो देखिए, फ्रेंच इंडो चाइना असल में 3 देशों को मिलाकर बना था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये पूरा इलाका फ्रांस का एक उपनिवेश यानी कि एक कॉलोनी था। और हमारी कहानी की शुरुआत भी बस यहीं से होती है। इन नोट्स में ना एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द मिला, कोलोन। ये शब्द उन फ्रांसीसी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो इस कॉलोनी में आकर बस गए थे। अब देखिए, ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन इससे हमें उस वक्त के सामाजिक तनाव को समझने में काफी मदद मिलती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंद चीन के लोगों ने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। चलिए जरा इस विद्रोह की जड़ों तक चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो ये बगावत हुई क्यों? देखिए, ये सिर्फ कोई सियासी लड़ाई नहीं थी। जरा सोचकर देखिए कि अपने ही देश पर किसी और का कब्जा हो, वो लोग यहाँ के सारे संसाधन लूट रहे हों, संस्कृति को दबाया जा रहा हो और हर तरफ गरीबी फैल रही हो। बस यही वो चिंगारियां थीं जिनसे विद्रोह की आग भड़की। और इसी असंतोष और गुस्से की आग से एक ऐसे लीडर का जन्म हुआ जिसने वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इनका नाम था हो ची मिन। हो ची मिन ने 2 बहुत बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए। सबसे पहले 1930 में उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी और फिर ठीक 15 साल बाद 1945 में उन्होंने फ्रांस से वियतनाम की आज़ादी का ऐलान कर दिया। सही मायनों में वो इस पूरे आंदोलन का दिल और दिमाग थे। और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ वियतनाम यानी वियतनाम का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये उपाधि ही अपने आप में बताती है कि देश के लिए उनका क्या महत्व था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी लड़ाई जिसने न सिर्फ इस जंग का बल्कि इतिहास का भी रुख मोड़ कर रख दिया। साल था 1954। ये तारीख इस पूरे संघर्ष में एक मील का पत्थर साबित हुई। Dien Bien Phu में जो हुआ, सच कहूं तो उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बहुत कम संसाधनों के बावजूद वियतनामी राष्ट्रवादियों ने एक बहुत ताकतवर फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। ये वाकई एक ऐतिहासिक जीत थी। और इस लड़ाई का सीधा नतीजा निकला जिनेवा समझौता। जैसे ही इस शांति समझौते पर दस्तखत हुए, इस पूरे इलाके से फ्रांसीसी शासन का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। लेकिन आज़ादी तो मिली, पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिनेवा समझौते का नतीजा एक तरह से खट्टा मीठा था, क्योंकि इसी समझौते ने एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा बड़े संघर्ष की नींव रख दी थी। और वो कीमत क्या थी, वो अब सामने है। वियतनाम 2 टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ था कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम और दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थन वाला दक्षिणी वियतनाम। मतलब देश एक लेकिन दुश्मन 2। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वियतनाम ने फ्रांस से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन उसी जिनेवा समझौते ने देश के बीच एक नई लकीर खींच दी। क्या होता है जब एक लड़ाई खत्म होती है सिर्फ अगली लड़ाई के बीच बोने के लिए? ये सोचने वाली बात है।